जनाब वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का अपनी क्लास में। और यार पिछले वीडियो में ना थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैं पेट्रोलियम कवर नहीं कर सका उसमें। तो पेट्रोलियम ना मैं एक अलग वीडियो में ना अभी कवर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन थे, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। कोल, नेचुरल गैस पिछले लेक्चर में हमने देख लिए थे, और पेट्रोलियम मैं इस वीडियो में स्पेशल इसको डिस्कस करके चलेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, देखना पेट्रोलियम यार जरा ना दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक पेट्रा और दूसरा है ओलियम। ओलियम, ठीक है। पेट्रा का जो वर्ड है इसका मतलब होता है रॉक, रॉक। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है, ऑयल। और अगर सो एंड सो करके इसकी प्यारी सी डेफिनेशन लिखें तो देखो, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम, इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन it is in refined form, in refined form, ठीक है। अच्छा, अगर समझ गए हो डेफिनेशन तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो समझ आएगी, अभी ज़रा वेट करना थोड़ा सा। अच्छा, पहले ना जरा मिनरल की बात कर लेते हैं, इस मिनरल का क्या मतलब है। मिनरल की डेफिनेशन लिख के मिनरल की डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम फिर इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो जरा मिनरल की डेफिनेशन देखो, लिखना बुक में नहीं है मिनरल की डेफिनेशन। द सॉलिड नेचुरल मटीरियल्स, the solid natural materials found beneath the earth surface, the earth surface that contained compounds of metal, compounds of metal along with earthly impurities, along with earthly impurities। और इन earthly impurities को हम गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग। ये कुछ लोग इसको गैंग क्यों पढ़ते हैं। इज कॉल्ड एज मिनरल्स, इज कॉल्ड एज मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यार नमक तो खाया होगा ना घर में, सबको पता है कि पाकिस्तान में खेड़ा के अंदर नमक की दूसरी बड़ी कान है, दुनिया में सबसे बड़ी, ठीक है। अच्छा, नमक जो है ज़मीन के नीचे से निकलता है। नमक मेनली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, ठीक है, सब मानते हो ना इस बात को, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये ना एक मेटल का कंपाउंड है, देखो यहाँ पर ये सोडियम मेटल है ना, और ये क्लोरीन के साथ इसका जो है आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज सोडियम क्लोराइड, प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ये मेटेलिक कंपाउंड है, ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो क्या है, मिनरल है। ओके। अच्छा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, जमीन के नीचे से मिलता है, मेटल का कंपाउंड है, क्या है, मिनरल है। अच्छा, और जरा देखो, BaSO4 मेटल का कंपाउंड है, जमीन के नीचे मिलता है, क्या है, मिनरल है। अच्छा, और एग्जांपल देखो, HGS मेटल का कंपाउंड है, जमीन के नीचे मिलता है, मिनरल है। सारी ये बुक की एग्जांपल्स हैं। NaCl को रॉक सॉल्ट या हेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करना। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल, NaCl जमीन के नीचे क्या तुमने बना के रखा है, नहीं, कुदरती तौर पर बना हुआ मौजूद है, ठीक है। सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, सॉलिड शक्ल में होता है NaCl, लिक्विड या गैस में तो नहीं होता ना, सॉलिड फॉर्म में ही इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं नमक के। तो फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस दैट कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल, क्या है, मेटेलिक कंपाउंड है, मेटल के कंपाउंड है ना, दैट कंटेन्स कंपाउंड ऑफ मेटल अलॉन्ग विद अर्थली इम्प्योरिटीज। क्या ख्याल है कि ज़मीन के नीचे सिर्फ और सिर्फ नमक पड़ा है और मिनरल्स नहीं है, और भी सात चीज़ें हैं ना, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हैं और दूसरे मेटल के कंपाउंड्स भी हैं, वो भी इसके अंदर शामिल रहेंगे, मिले रहेंगे, ठीक है। अर्थली इम्प्योरिटीज जिनको हम क्या बोलते हैं, गैंग, आर कॉल्ड एज मिनरल्स। उन मेटल के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब भैया पेट्रोलियम जो है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में कोई मेटल है ही नहीं, तो भाई मिनरल क्यों बोल रहे हैं, मिनरल भाई इसी वजह से बोल रहे हैं कि फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब बात क्लियर होगी, जरा समझना। मिनरल ऑयल, जमीन के नीचे से निकलने वाला ऑयल, जमीन के नीचे से निकलने वाला ऑयल, उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। जब वो किस हालत में होता है, रिफाइंड फॉर्म, यानी उसके अंदर भी इंप्योरिटीज मौजूद होंगी, वो इंप्योरिटीज या जो फजूल चीज़ें हैं उनको हम निकाल देंगे, जो बाकी हमारे पास चीज़ बचेगी काम की, उसे क्या बोलेंगे हम, पेट्रोलियम बोलेंगे, ठीक है। होप सो कि अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन रिफाइंड फॉर्म, व्हेन इट इज इन
रिफाइंड फॉर्म, ठीक है। ज़मीन के नीचे से जब निकलता है ना, हम पेट्रोलियम का बाइक से दिलवाते हैं, पहले रेड कलर का आता था, फिर ग्रीन कलर का, वो बस फ्रैक्शंस का फ़र्क होता है, यानी कंपाउंड की कंपोजिशन अंदर चेंज करते रहते हैं, फिर कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो पहले पेट्रोल होता था उसके अंदर गैसोलीन का फ्रैक्शन थोड़ा कम रहता था, अब उन्होंने गैसोलीन का फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, यानी ऑक्टेन थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने, तो ग्रीन कलर है उसका। अच्छा, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, ज़मीन के नीचे से जब पेट्रोल निकलता है ना, तो उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। यानी जब नॉन रिफाइंड फॉर्म में उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ या फजूल चीज़ें मिली रहेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रूड ऑयल बोलेंगे, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल जो होते हैं ना, ये ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। तो पूछेगा डिफाइन क्रूड ऑयल, व्हाट इज क्रूड ऑयल? तो ठीक देखने लिखना कि व्हेन पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम beneath the surface of earth, it is in the form of a blackish liquid, it is known as crude oil, it is known as crude oil. After the refining या fractional distillation of crude oil, it is called as petroleum, ठीक है। बेहतरीन, 2 नंबर खड़े कर लेने हैं। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि यार पेट्रोलियम ना बना कैसे, कहानी क्या है इसके पीछे। कहानी यार देखो, जितने भी सोर्सेज थे ना नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कहानी सब में सेम थी, चाहे वो हमारे पास नेचुरल गैस हो, कोल हो या पेट्रोलियम हो। डेड ऑर्गेनिजम्स का डिके हुआ, डेड ऑर्गेनिजम्स का डिके हुआ, और डेड ऑर्गेनिजम्स का डिके हुआ, और वो कन्वर्ट हो गए किस में? कोल में, नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में, और किस में? पेट्रोलियम में। कहानी सेम है सब में, ठीक है। और ये जो डिके है ना, ये फॉरन ऐसे कोई आम नहीं है डिके के बस किसी बंदे को नीचे दफन कर दो, ठीक है, 6 महीने बाद जा करके उसको निकालो तो सारा पेट्रोल में कन्वर्ट होगा। नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स लग जाता है। स्लो प्रोसेस है, स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होता रहता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जारी रहता है, ठीक है। तो अब हमें जब क्रूड ऑयल मिल जाता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल ब्लैकिश लिक्विड है जो ज़मीन से निकलता है, मिनरल ऑयल, नॉन रिफाइंड पेट्रोलियम बेसिकली। तो इसकी हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? मैं डेफिनेशन बताई थी पिछली क्लास में, नोट भी करवाई थी। द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये क्रूड ऑयल हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया? क्रूड ऑयल ले लिया, ठीक है। हम इसको अच्छा हीट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसको हम हीट करते होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सारा क्रूड ऑयल प्रेजेंट है, ये सारा वेपराइज हो जाता है, सारा क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपराइज, ठीक है। हम इन वेपर्स को कर लेते हैं इकट्ठा, हम इन वेपर्स को कर लेते हैं इकट्ठा, ठीक है। और इनको हम फिर करते हैं कूल डाउन। क्या करते हैं? कूल डाउन। हमारे पास चैम्बर बने हुए होते हैं स्पेशल, ठीक है। हम इनको इधर क्या करते हैं? कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। तो जिन वेपर्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई, यानी जो मुश्किल से वेपराइज होते हैं, वो थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने पर ना, थोड़ा सा कम करने पर वो फ़ौरन से लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया इन वेपर्स का, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विफाई हो गई कोई चीज़, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर और कम किया, कोई और चीज़ लिक्विफाई हो गई, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर और कम किया, वो थोड़ी कोई और चीज़ लिक्विफाई हो गई, ये हमने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर्स थे, ये वाला जो मिक्सचर हमने इस्तेमाल किया था क्रूड ऑयल, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, लेकिन जो हमें ये मिलेंगे, ये फ्रैक्शन मिलेंगे, इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर थोड़ा कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो मज़ीद भी इनको फिर हम रिफाइन कर सकते हैं, अगर प्योर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी टेक्निक्स हमारे पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम की हमारे पास 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, 4 हमारे पास प्लांट्स लगे हुए हैं जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का काम करते हैं। अच्छा, 2 उनमें से हैं कराची में, 2 उनमें से हैं कराची में प्रेजेंट है। अच्छा, उनके नाम जो है ना, बुक में नहीं लिखे हुए, मैं बता देता हूँ। नेशनल ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, ये जो है ना तकरीबन 2.13 मिलियन टन्स तक ये पेट्रोल रिफाइन करने की सलाहियत रखती है, 2.13 मिलियन टन्स। यार तुम्हें पिछली क्लास में मैंने कहा था कि टन्स के स्पेलिंग देख लेना, TONNES होता है ना, तो देख लेना इसको। अच्छा, कराची में 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं, इन दोनों की कंबाइंड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 2.13 मिलियन है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास रावलपिंडी में, ठीक है, रावलपिंडी में मोरगाह के करीब,
मोरगाह के करीब एक ऑयल रिफाइनरी, ऑयल इंडस्ट्री लगाई गई है, उसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन है, 1.25 मिलियन टन है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास मुल्तान के करीब है मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के करीब है मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़, ठीक है। और वहाँ पर जो है महमूद कोट है उसके करीब, महमूद कोट, ठीक है। वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो उसकी भी अच्छी खासी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये 4 ऑयल रिफाइनरीज है, 2 कराची में, एक रावलपिंडी में, एक मुल्तान के करीब मुजफ्फरगढ़ के करीब महमूद कोट में पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। लिख देता हूँ मैं इधर, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें पेट्रोलियम के बारे में। अब बात करते हैं कुछ पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हमें कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है, उनके ज़रा नाम देखते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। बुक के अंदर टेबल देखोगे ना तो वहाँ पर उनके कार्बन कंटेंट्स वगैरह दिए हुए होंगे, बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस दिए हुए होंगे। तो मैं नहीं समझ रहा कि सेंसिबल बंदे को ना वो बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस या कार्बन कंटेंट्स एमसीक्यूज की सूरत में देने चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ना इनके कार्बन कंटेंट्स जो हैं मुख्तलिफ लिखे हुए हैं और बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस भी मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। चलो एक कंपाउंड होता है लाइक वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, पूछ लिया बॉइलिंग पॉइंट, चलो मान लिया, अच्छी बात है। लेकिन यार मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो मुख्तलिफ बुक्स जो है ना इसके कार्बन कंटेंट भी मुख्तलिफ लिखती हैं और इसके बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस भी मुख्तलिफ लिखती हैं, ठीक है। कोशिश करना याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई इतना मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये फ्रैक्शंस के नाम याद रखना, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारी फ्रैक्शंस हैं, बुक में 8 एक लिखी हुई हैं, तो 8 एक याद रखना। पेपर के अंदर 2 नंबर का शॉर्ट पूछेगा, 8 फ्रैक्शन लिख करके 2 नंबर ले लेना उसे, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। उसके अंदर हमें नेचुरल गैस मिलती है, नेचुरल गैस, ठीक है। हमें पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर, लिगरिन या फिर इसको नेफ्था बोलते हैं, लिगरिन या इसको हम नेफ्था, लिगरिन या नेफ्था इसको बोलते हैं, ठीक है। लिगरिन और नेफ्था के साथ हमारे पास गैसोलीन है, गैसोलीन है, ठीक है। देन फिर हमारे पास केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, ठीक है। हमारे पास गैस ऑयल या फिर डीजल ऑयल है, गैस ऑयल या फिर डीजल ऑयल है, ठीक है। गैस ऑयल या डीजल ऑयल के साथ हमारे पास लुब्रिकेशन वैक्स, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स या इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी बोल सकते हो, लुब्रिकेशन ऑयल्स या फिर ग्रीसेस, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। और हमारे पास एसफाल्ट है, एसफाल्ट या पेट्रोलियम कोक इसको बोलते हैं। मैंने बताया था कोक जो होती है ना पीने वाली नहीं है, ये आपका जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो ना कोल की या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो पेट्रोलियम की, तो बिल्कुल एंड पे जो बचता है ना उसमें 98 to 99% कार्बन होता है, उसको हम कोक बोलते हैं, कोक, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पैराफिन भी है, पैराफिन, ठीक है, पैराफिन वैक्स। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस है ये तकरीबन ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ, ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। इसका पेट्रोलियम ईथर का 20 से 60 है अप टू, और तकरीबन लिगरिन या नेफ्था ये तकरीबन 60 से 100 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज रहती है, ठीक है। और आपका ये जो केरोसिन ऑयल है ये 175 से तकरीबन 325 तक इसकी रेंज रहती है, 325 तक जो है इसकी। गैस ऑयल जो है आपका तकरीबन 275 तक इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज रहती है। यानी गैसोलीन देख लेना, मुझे भूल गया गैसोलीन, याद नहीं ठहरा मुझे। अब तो मैं कह रहा था कि जो है ना याद करने की इतना ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका तकरीबन 50 से 60 इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक का, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ था। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीसेस और गैसोलीन का देख लेना, मुझे अब इसका एग्जैक्ट याद नहीं ठहरा कि बुक में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट भी ज़रा चेक कर लेना, ठीक, क्योंकि इतना यार कि सेंसिबल बंदे को ना ये नहीं पूछनी चाहिए ये चीज़ें। अच्छा, तो जो नेचुरल गैस है ना, अच्छा ये लेकिन 8 ये फ्रैक्शंस के नाम यार लाजमी याद कर लेना अच्छे से, 2 नंबर का शॉर्ट पूछेगा बेहतरीन तरीके से, अच्छा शॉर्ट पूछेगा तो लिखना, टिका के लिखना। अच्छा, नेचुरल गैस को ना हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, लिगरिन और नेफ्था हमारे पास ये सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। गैसोलीन को हम मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन ऑयल हमारे पास हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, या हम इसको जहाज़ों के अंदर जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है ना, जहाज़
वो वाले नहीं जो फ्लाईओवर के नीचे बैठे होते हैं, वो उड़ने वाले जहाज़, हाँ उनके अंदर भी ये जो है ना केरोसिन ऑयल इस्तेमाल होता है। अच्छा, गैस ऑयल डीजल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गैस ऑयल कंफ्यूज नहीं करना कि कोई गैस होगी, लिक्विड ही होता है, इसको डीजल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हीटिंग फ्यूल के तौर पर लुब्रिकेशन ऑयल्स एंड ग्रीसेस, इनको हम लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते होते हैं, ठीक है। और एसफाल्ट, पेट्रोलियम कोक, अच्छा इसको मैं डिस्कस करता हूँ, एक मिनट, ये डिस्कस करने वाला पॉइंट है। पैराफिन को जो है ना हम वैक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस पे या स्टार लगा के ना ये डिस्कस करने वाला पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। नेचुरल गैस का तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट रह जाता है। पेट्रोलियम ईथर का 20 से 60 तक, लिग्निन नफ्ता का 60 से 100, गैसोलीन का 175 से 325 तक, अच्छा गैस ऑयल का तकरीबन 275 तक, अच्छा एसफाल्ट पेट्रोलियम कोक का 50 से 60 तक। बाकी का याद देख लेना बुक में, अब हमें भी याद नहीं रहता इतना, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं जिसे याद रखें। अच्छा, एसफाल्ट पेट्रोलियम कोक की ना यार ज़रा एक थोड़ी समझने वाली बात है, मैं ज़रा थोड़ा इसको ज़रा टाइम लेके ना इसको ज़रा समझाते हैं अभी। अच्छा, एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक का यूज़ है रूफिंग, पेविंग और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। रूफिंग पेविंग तो चलो समझ आती है कि रोड बन रही है, लुक इस्तेमाल की गई, लंटर डला है घर का, उसमें ये कोक इस्तेमाल हो गई, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन यार लिखा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कोक को इस्तेमाल किया जाता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं कि द स्पीशी विच रिड्यूसेस अदर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो दूसरों को रिड्यूस करे उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या फिर किसी से जो है ना ऑक्सीजन ले करके यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो रिडक्शन ही होता है ना, ऑक्सीजन ले करके उसको रिड्यूस करे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसी स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है ना, कार्बन है तो नॉन मेटल, और तुम सभी जानते हो नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट तो होते नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की टर्म में रिडक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में रिडक्शन नहीं करता, ऑक्सीजन की टर्म में रिडक्शन करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, खुद ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और उसकी रिडक्शन कर देता है लेके। सब मेल्टिंग और बेसमेराइजेशन के अंदर जो है ना कोक को इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। अच्छा जरा देखना, बात को समझने की कोशिश करना, बुक की इक्वेशन में कोट कर रहा हूँ इधर, Fe2O3+3C। देखो मेटल एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन 3CO, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर 2 आयरन है, ये 2Fe, ठीक है। अब देखो ये आयरन से ऑक्सीजन ले रहा है, आयरन की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और जो रिडक्शन करे उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये इक्वेशन ना बुक की इक्वेशन है, यहाँ पर लेके लिख लेना नीचे, ताकि जब तुम याद करो ना कि एसफाल्ट या पेट्रोलियम कोक को हम रिडक्शन, रूफिंग, पेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रिडक्शन को समझने में तुम्हें आसानी रह जाए, ठीक है। तो होप सो यार, फिर मिलते हैं, बहुत मज़ा आया इस क्लास में तुम लोगों से मिलके, अगली क्लास में मुलाकात होती है।